ये हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, थोड़ा छोटा टॉपिक है, आराम से डिस्कस हो जाएगा। और उसका हम आज रिकॉर्डिंग भी कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, शुरू करते हैं। क्या हो गया भाई, टाइप नहीं हुआ क्या? अच्छा, ड्रॉ है। हाइपर कंजुगेशन एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। हाँ भाई, चलो ओके, शुरू करते हैं। तो जैसे लास्ट क्लास में तुम लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का तो पार्ट बता ही दिया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बता दी थी। और तुम लोगों को याद होगा शायद, जैसे सबसे पहले दिन जब तुम लोगों को जीओसी बता रहे थे तो उस टाइम पे मेंशन किया था कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट एक ही टाइप का चीज़ है ऑलमोस्ट। जैसे तुम लोग को सबसे पहले दिन जब मेंशन किया था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो बोला था तीन तरह के इफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट, और तीसरा हाइपर कंजुगेशन। तो जैसे जब तीन ही तरह के इफेक्ट होते हैं तो हम लोग उसमें रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट को ऑलमोस्ट एक ही जैसा कंसिडर करते हैं। दोनों में एक्चुअल में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लो कि अगर ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ चलो ठीक है। मान लो ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर वापस से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो सोनाली बताओ भाई, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? ओए सोनाली, जल्दी बता। होगा, चलो ठीक है, इसमें रेजोनेंस हो सकता है। दूसरा सवाल, मान लो ये स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। सिमी, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? बता जल्दी सिमी। होगा। होगा पक्का? हाँ। रेजोनेंस होगा क्योंकि ये किसका बैकग्राउंड सभी? रेजोनेंस होगा क्योंकि सी एच ओ वाले पार्ट में ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वैभव, थर्ड वाले केस में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा। चलो होगा, है ना। तो जैसे पहले वाले केस में भी रेजोनेंस है, माइक्रोफोन ऑफ कर लो। पहले वाले केस में भी रेजोनेंस है, दूसरे वाले केस में भी रेजोनेंस है, तीसरे वाले केस में भी रेजोनेंस है। बट पहले वाले केस में जो रेजोनेंस है वो केवल कार्बन कार्बन में है, जबकि दूसरे वाले केस में, ओए माइक्रोफोन ऑफ कर ले। जबकि दूसरे वाले केस में जो रेजोनेंस है वो कार्बन तो है ही, लेकिन कार्बन के साथ किसी दूसरे एटम के साथ भी एग्जिस्ट कर लो। यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, तो कार्बन कार्बन के बीच में रेजोनेंस पहले वाले केस में था, जबकि दूसरे वाले केस में कोई भी कार्बन के अलावा सेकंड एटम आ गया। थर्ड वाले केस में भी कार्बन की जगह पे एक दूसरा एटम ऑक्सीजन भी है। कार्बन कार्बन तो होगा ही होगा, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हो सकता है कि कोई दूसरा एटम भी रहे। अगर जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस तो तीनों में हो रहा है। बट अगर कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एटम इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट से ज़्यादा प्रिसाइजली मेसोमेरिक इफेक्ट बोल देते हैं। मतलब केवल यही एक डिफरेंस है। इफ रेजोनेंस टेक्स प्लेस with any atom other than carbon then it is called as mesomeric effect। ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो हम लोग कंसिडर करते हैं, जबकि ऊपर वाले केस में हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट वर्ड नॉर्मली यूज़ नहीं करते। इस चीज़ को हम लोग हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट ही बोलेंगे। अगर कार्बन चेन रहा केवल तो रेजोनेंस इफेक्ट, अगर कार्बन चेन के अलावा कोई और पार्ट रहा तो मेसोमेरिक इफेक्ट। और जैसे एक चीज़ शायद तुम लोग को ध्यान होगा, मान लो ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है अगर, और इसमें बोला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो तुम लोग को बताया था पहले जो रेजोनेंस होगा वो हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, तब उसके बाद कार्बन कार्बन चेन को डिस्कस करेंगे। मान लो ये स्ट्रक्चर अगर है, तो इसमें भी अगर हम लोग रेजोनेंस कराएंगे तो पहला रेजोनेंस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ होगा, तब उसके बाद इधर कार्बन कार्बन चेन में रेजोनेंस होगा। तो जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट इसलिए अलग से बोला जाता है कि कार्बन कार्बन का रेजोनेंस भी है, और कार्बन के साथ कोई दूसरा ग्रुप अगर रेजोनेंस कर रहा, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट कर रहा, तो नॉर्मली मेसोमेरिक इफेक्ट प्रेफरेबली ज़्यादा अच्छे से होता है, ज़्यादा इफेक्टिवली होता है। एक तरीके से बोल सकते हैं, अगर कार्बन की जगह कोई दूसरा एटम हुआ तो ज़्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस होता है, तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग टर्म मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। और कोई भी मॉलिक्यूल
जब रेजोनेंस करता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो जितना इफेक्टिव रेजोनेंस करेगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो इसीलिए नॉर्मली मॉलिक्यूल इस राइट साइड वाले पार्ट में या फिर इस राइट साइड वाले पार्ट में सेकेंड मॉलिक्यूल में पहले रेजोनेंस करता है, मतलब पहले मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, तब उसके बाद फिर हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट आराम से कंसिडर करते हुए काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट के साथ साथ एक और उसी का पार्ट कंसिडर कर लेते हैं जिसको हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। दोनों में बस एक छोटा सा स्लाइड डिफरेंस है। रेजोनेंस इफेक्ट केवल कार्बन चेन में होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट कार्बन के अलावा किसी दूसरे एटम में होगा। एंड ज़्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट एक नोट कर लो, पहले हेडिंग डाल दो पहले मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजूशन इसका अगला टॉपिक होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट। और पॉइंट नोट करना, व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस, when resonance takes place with atom other than carbon, with atom other than carbon, then it is called as mesomeric effect. Then it is called as mesomeric effect. सेकेंड पॉइंट, क्या पहले ये डायग्राम नोट कर लो, जो ऊपर का 3 डायग्राम मेंशन किया है। और उसके नीचे पॉइंट नोट कर लेना, मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव देन रेजोनेंस। मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू रेजोनेंस, इसलिए पहले किसी भी मॉलिक्यूल में मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, तब उसके बाद हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट की बात कर सकते हैं। चलो भाई ध्यान दो, जैसे हम लोग जब इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे 2 तरह का इफेक्ट बताया था, प्लस आई इफेक्ट और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। तो उसमें बोला था ये प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है जब कोई ग्रुप कार्बन चेन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो अपने ऊपर प्लस चार्ज लेगा, तो प्लस आई इफेक्ट। उसमें बोला भी था कि चार्ज जो लेगा अपने ऊपर उससे इफेक्ट की बात करेंगे। तो जैसे मान लो कोई भी एक ग्रुप है, वो ग्रुप वाला पार्ट जब कार्बन चेन से अटैच हुआ तो अगर कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन चेन के ऊपर माइनस चार्ज, जबकि ग्रुप के ऊपर प्लस चार्ज। अगर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे के अपने ऊपर प्लस चार्ज लेता है तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जब ये काम होगा तो हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे, प्लस वाला पार्ट जो डोनेट कर रहा है सामने वाले को। बट अगर एक कार्बन चेन से कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा अगर, तो अपने ऊपर माइनस चार्ज लेगा, सामने वाले पार्ट के ऊपर प्लस चार्ज देगा। तो अगर ग्रुप अपने ऊपर माइनस चार्ज लेगा तो इस चीज़ को हम लोग माइनस आई इफेक्ट बोल सकते थे। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वहाँ पे हम लोग टर्म माइनस आई इफेक्ट मेंशन करते हुए काम कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे जिस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट में 2 पार्ट है, सिमिलर टाइप से मेसोमेरिक इफेक्ट वाले पार्ट में भी 2 पार्ट हम लोग कंसिडर करते हुए काम करते हैं। सिमिलर टाइप से हम लोग जब ये करते हैं, क्या बोलते हैं दोबारा, हाइपर कंजुएशन वाला पार्ट, तो हाइपर कंजुएशन वाले पार्ट में भी हम लोग 2 इफेक्ट कंसिडर करते हुए काम करते हैं। मतलब प्लस इफेक्ट, माइनस इफेक्ट, प्लस इफेक्ट, माइनस इफेक्ट, ये चलता ही है, ये हमेशा चलते रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हम लोग अगर कंसिडरेशन लेकर के चले
कि मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट का भी दो पार्ट होता है। तो जब मेसोमेरिक इफेक्ट का दो पार्ट होता है तो उसमें भी हम लोग उसको प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्लस का मतलब जो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेगा। माइनस इफेक्ट का मतलब जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद के ऊपर माइनस चार्ज लेगा। ठीक है। तो जैसे एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, बड़ा ही ये सिंपल सा केस है, लोग इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के रखते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे हम लोग को जब भी कभी कोई ग्रुप पहचानना होगा तो ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर देख के हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि कोई भी ग्रुप प्लस में इफेक्ट शो करेगा कि माइनस में इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, ये सीधा स्ट्रक्चर देख के हम लोग आराम से बता सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करें कि मान लो अगर ये ग्रुप दे रखा सॉरी मान लो ये ग्रुप दे रखा ओ एच। तो पहले तो अभी हम ये बता रहे हैं तुम लोगों को कि ये पहचानना है तुमको कि ग्रुप कोई भी प्लस एम कैसे कंसिडर कर सकते हैं और माइनस एम कैसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, पहले बस यही पहचानना है, इफेक्ट पहचानने आना चाहिए। जैसे लोग इसका बोलते हैं सीक्वेंस याद कर लो, याद रखना अच्छी चीज़ है, मतलब इसमें गलत नहीं है कुछ भी। सीक्वेंस याद रख लो, बढ़िया चीज़ है। हम सजेशन देंगे सीक्वेंस तो याद रखो, लेकिन साथ ही साथ तरीका याद रखो, क्योंकि एनसीईआरटी में सीक्वेंस नहीं दे रखा है कहीं भी, ना प्लस एम का ना प्लस माइनस एम का। तो इसके सीक्वेंस पे सवाल बहुत रेयरली पूछने के चांसेस है, आज तक पूछा नहीं है। हाँ, ये एक सवाल पूछा था शायद से मेंस में, सॉरी नीट में पूछा था कि इसमें से प्लस आई का ऑर्डर बताओ। तो प्लस आई का ऑर्डर दे रखा है एनसीईआरटी में, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। बट हम लोगों को जब भी जे एडवांस से सवाल पूछा जाता है तो वहाँ पे इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता कि इसका ऑर्डर क्या है। जैसे था ना, प्लस आई का एक सीरीज बताया था, माइनस आई का सीरीज बताया था, तो उस तरह का सीरीज यहाँ भी है। बट बहुत ज़्यादा उससे मतलब मत रखना। अगर ग्रुप का इफेक्ट पहचानना आ गया तो 70% 80% काम वैसे ही हो जाता है। 80% सवाल उसी ग्रुप के इफेक्ट से ही से रिलेट हो जाते हैं, मतलब ग्रुप का इफेक्ट मालूम कर गए, अपना काम डायरेक्टली हो गया। तो जैसे कोई भी ग्रुप दे रखा, उसके बारे में अगर कमेंट करना है कि इफेक्ट में प्लस एम है या माइनस एम है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे एक छोटा सा केस ले सकते हैं हम लोग। ये जो ओ एच है, इसके साथ फ्री वैलेंसी दे रखा। तो अगर मालूम करना है कि ओ एच कैसा इफेक्ट शो करेगा, पहला चीज़ तो ये है कि रेजोनेंस करेगा भी कि नहीं करेगा। तो सिंपली एक काम करना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा देना। ठीक है, और जैसे ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगाए तो ऊपर दिख रहा है तुमको कि रेजोनेंस तो हो रहा था। तो एक चीज़ फिक्स है, जो अपना गिवन ग्रुप है ओ एच, अगर उस ओ एच के साथ हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगाए तो रेजोनेंस तो हो रहा है। इसका मतलब जो ओ एच ग्रुप है वो रेजोनेंस इफेक्ट शो कर सकता है। एंड कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम है, इसका मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट भी शो करेगा, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बस एक चीज़ देखो, अगर हम लोग इस केस में रेजोनेंस कराते हैं तो रेजोनेंस में लोन पेयर हमेशा पाई बॉन्ड की तरफ जाता है। जिन लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना याद नहीं है वो एक बार फिर से उस चीज़ को प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत बेसिक चीज़ है और लोग उसको लाइटली लेते हैं। बट वो चीज़ पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में चलता है हमेशा। अगर वो टॉपिक दो बार तीन बार प्रैक्टिस करके रखेंगे, बिल्कुल उसका क्लियर फंडा समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जा रहा है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म का 50% पार्ट तुमको वैसे ही समझ में आने वाला है, उसमें कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना एकदम गलत तरीके से सीखते हैं और उनको इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म में दिक्कत होता है। उनको लगता है रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत भारी है, रिएक्शन में इतने रिएक्शन रिएजेंट्स याद रखना है। याद रखना है डेफिनेटली, क्योंकि केमिस्ट्री है, लेकिन लोग उसको बहुत बड़ा बना रखे हैं, ये इतने सारे रिएक्शंस है। एक्चुअल में उसमें 50 से 60 रिएक्शंस है, जिसमें से बिल्कुल मतलब 15 से 20 या 25 रिएक्शंस ऐसे हैं जो जनरल टाइप के हैं, बाकी सारे रिएक्शंस को उसी पे पुट कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे तुम तीनों में से जिसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का पार्ट अच्छा नहीं है, उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना। तुम्हारे कॉपी में जितने एग्जांपल्स कराए थे उन सारे के सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लो प्रॉपरली, ताकि जब उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो तुम लोगों को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम निकल के ना आए। ठीक है, जैसे मान लो अगर यहाँ रेजोनेंस कराए तो रेजोनेंस कराते वक्त सिंपली हम लोग को दिख रहा है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा और यहाँ से पाई बॉन्ड को ब्रेक करके आगे ले गए। तो इसके वजह से अपना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ देखो, जो ओ एच ग्रुप है उस ओ एच ग्रुप वाले पार्ट पे कौन सा चार्ज आ रहा है, तो प्लस चार्ज आ रहा है। तो अगर कोई भी ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट शो करते वक्त अपने ऊपर प्लस चार्ज ले रहा, तो उस चीज़ को हम लोग आराम से प्लस एम ग्रुप बोल सकते हैं।
तो OH ग्रुप जब रेजोनेंस में जाता कार्बन चेन के साथ तो अपने ऊपर प्लस चार्ज लेता, इसका मतलब प्लस M ग्रुप आराम से बोलते हुए काम कर सकते थे। ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। एक और तरीका भी मेंशन करेंगे। मान लो ये कंपाउंड दे रखा अगर CHO, और पूछा ये कैसा इफेक्ट शो करेगा। तो सबसे सिंपल सा चीज़, सबसे पहले तो ये देख लो कि रेजोनेंस होगा कि नहीं, और रेजोनेंस अगर शो कराना है तो पहले तो इस ग्रुप के साथ ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का छोटा सा यूनिट लगा दो, ताकि मालूम पड़ जाए कंजुगेशन सिस्टम के बाद रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहला काम, कोई भी ग्रुप के बारे में अगर चेक करना है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अटैच कर दो। अब यहाँ पे जस्ट ऊपर अभी डिस्कस किया था कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, एग्जाम्पल नंबर 2 में, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग उसी क्वेश्चन पे जाए तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त कुछ ऐसा रेजोनेंस होना चाहिए, पाई बॉन्ड उठ करके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाएगा और यहाँ का कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक करके हटा सकते हैं। तो इसका जो अगला स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, हाइड्रोजन जैसा था वैसे ही, और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज बोल सकते हैं। तो इसमें जो CHO ग्रुप है उस पूरे के पूरे CHO ग्रुप के साइड में हम लोग के पास नेगेटिव चार्ज है। तो पहले तो ये डिस्कस कर लिया कि रेजोनेंस हो रहा है, तो ठीक है, रेजोनेंस तो है। रेजोनेंस होने के बाद कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम है, इसका मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट भी है, ये भी कंसिडर कर लिया। और उस मेसोमेरिक इफेक्ट के बाद या फिर उस रेजोनेंस इफेक्ट के बाद जो CHO ग्रुप है वो अपने ऊपर माइनस चार्ज ले रहा। अगर CHO ग्रुप अपने ऊपर माइनस चार्ज ले रहा तो हम लोग आराम से यहाँ पे टर्म -M इफेक्ट मेंशन कर सकते हैं। इसमें अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलो भाई ध्यान दो। तो एक तो ये तरीका था जैसे हम लोग मेंशन कर सकते हैं प्लस M ग्रुप कौन सा है, माइनस M ग्रुप कौन सा है, ठीक है। दूसरा एक चीज देखो, पहले वाले केस में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर था, जबकि दूसरे वाले केस में जो कार्बन है, मतलब जो हम लोग का ग्रुप दे रखा CHO, इसका जो पहला एटम है उस पहले एटम पे अनसैचुरेशन है। तो ऊपर वाले केस में, OH वाले केस में, पहले एटम पे जो बाहर वाले कार्बन चेन के साथ कंजुगेशन में जाता या बाहर वाले कार्बन के साथ रेजोनेंस करता, उस पे लोन पेयर था। जबकि दूसरे वाले केस में जो ग्रुप है अपने पास, उस ग्रुप का पहला एटम C डबल बॉन्ड O है, मतलब पहले एटम पे एक डबल बॉन्ड वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा। तो अगर कभी भी कोई ग्रुप दे रखा जिसका मेसोमेरिक इफेक्ट एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब जो रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर सकता है, अगर उस ग्रुप के फर्स्ट एटम पे लोन पेयर होगा जैसे फर्स्ट वाले केस में था, तो वो हमेशा प्लस M इफेक्ट शो करेगा। अगर उस ग्रुप के फर्स्ट एटम पे एक अनसैचुरेशन हुआ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मतलब नहीं है, बट अगर एक अनसैचुरेशन हुआ तो हमेशा ये चीज़ -M इफेक्ट शो करेगा। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। समझ आया पार्ट? अगर समझ आया तो इतने पार्ट को नोट करो और उसके बाद ये पॉइंट लिखवाते हैं, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल्स नोट कर लो और ये पॉइंट लिखवाते हैं। बस मेंशन कर लेना, 2 टाइप्स पहले मेंशन कर लेना, 2 टाइप्स, जिसमें पहला टाइप प्लस M मेंशन करके प्लस M का एग्जांपल नोट कर लेना, फिर -M मेंशन करके माइनस का एग्जांपल नोट कर लेना। ये ऊपर वाला एग्जांपल प्लस M का है, नीचे वाला एग्जांपल -M का है।
अभी नोट कर लिया? नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। चलो नोट लेकर के पॉइंट मेंशन करो। और ये ट्रिक टाइप का चीज़ है, इसको ध्यान रखना, ठीक है? ये वैसे एकदम जनरल पॉइंट की जैसा याद रखना, क्योंकि बार बार ये चीज़ एप्लीकेशन में आएगा। पॉइंट नोट करो। इफ द फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप, या इफ द फर्स्ट एटम ऑफ द मेसोमेरिक ग्रुप, if the first atom of the mesomeric group has lone pair, has lone pair, वैभव कहाँ गायब हो गया भाई, नेट गायब हो गया उसका, has lone pair, then it will show if the first atom of mesomeric group has lone pair, then it will show plus M effect. It will show plus M effect, whereas if the first atom हैज अनसैचुरेशन, केवल फर्स्ट एटम ले रहे हैं, ठीक है? थर्ड एटम सेकंड एटम से कोई मतलब नहीं होगा। इफ द फर्स्ट एटम हैज अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, देन इट विल शो माइनस एम इफेक्ट। then it will show minus m effect. उसके बाद एक छोटा सा सीरीज है जिसको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे हम लोग प्लस एम का सीरीज, माइनस एम का सीरीज भी आराम से कंसिडर करते हुए चल सकते हैं, जैसा प्लस आई और माइनस आई वाले पार्ट का सीरीज था। अभी हम बस ये सजेशन देंगे कि एक बार सीरीज को रीड करके रखना, फिर उसके बाद कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सीरीज वाले पार्ट को, ये भी तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। जब हम लोग आज एक तुम लोगों को वर्कशीट मिला था, उसमें एक क्वेश्चन है केवल ये पहचानने का कि प्लस एम इफेक्ट शो करेगा कि माइनस एम शो करेगा कि प्लस आई शो करेगा कि हाइपर कन्वर्जन शो करेगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे उसमें। एक बार उस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर लेंगे तो तुमको मालूम पड़ जाएगा कोई भी ग्रुप के बारे में प्लस एम माइनस एम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तब उसके बाद प्लस एम सीरीज को हम लोग कैसे कंपेयर कर रहे थे, माइनस एम सीरीज वाले पार्ट को कैसे कंपेयर कर रहे थे, इस चीज़ का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तभी के लिए एक सीरीज नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे आराम से डिस्कशन कैरी आउट करेंगे उस चीज़ को लेकर के।
नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे तुमको कि तुमको इस सीरीज में कितना पार्ट याद रखना है। सारा याद मत रखना, भूल के भी उसकी जरूरत नहीं होगी। या फिर सीरीज कैसे याद रखना है। नोट कर लिया? चलो भाई, नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपना सबसे लास्ट टॉपिक है जो हम लोगों को कंसिडर करना होता है, हाइपर कंजुगेशन। तो हेडिंग डाल देना, हाइपर कंजुगेशन। चलो भी ध्यान दो। सिंपल सा टॉपिक है एक्चुअल में। जैसे तुम लोग को याद होगा, जब हम लोग सबसे पहला टॉपिक डिस्कस किए थे तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट आया था। बोला था कि इंडक्टिव इफेक्ट के टाइम पे हम लोग केवल सिग्मा बॉन्ड कंसिडर करते हुए काम करते हैं। ये मतलब सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स का जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं तब वहाँ पे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। फिर जब हम लोग पाई ये कर रहे थे, रेजोनेंस इफेक्ट की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे डिस्कस किया पाई बॉन्ड वाले पार्ट पे सारी की सारी चीजें करते हैं। तो पहले वाला इफेक्ट था वो केवल सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट पे था, दूसरा वाला इफेक्ट केवल पाई बॉन्ड पे था। तो फिर अब तीसरा जो इफेक्ट है वो डेफिनेटली दोनों पे होगा। मतलब एक में केवल सिग्मा था, दूसरे में केवल पाई था, तो तीसरे में दोनों ही होगा, क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से केवल इन्हीं दोनों इफेक्ट्स को कंसिडर करते हैं। तो जो हाइपर कंजुगेशन है वो दोनों के ऊपर ऑपरेट करेगा, हम लोग ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। कुछ एक तो इसके हेडिंग में एक ये भी टर्म नोट कर लेना, इसको हम लोग बेकर नेथन इफेक्ट भी बोलते हैं। ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना, कंसिडर करने लायक होता है, बेकर नेथन इफेक्ट। उसके बाद आगे के पॉइंट्स नोट करते जाओ। सिग्मा पाई कंजुगेशन और सिग्मा पी, सॉरी सिग्मा पी तो नहीं बोलेंगे, sp3p बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और sp3p कंजुगेशन एग्जिस्ट। तो जैसा भी बोला कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों पे ऑपरेट करेगा, तो डेफिनेटली हम लोग जो कंजुगेशन सिस्टम बना के चल रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में बना के चल रहे हैं। और सिग्मा बॉन्ड नॉर्मली हाइड्रोजन वाले पार्ट के साथ रहेगा या sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे रहेगा, पाई बॉन्ड वाला पार्ट तो p ऑर्बिटल भी बना सकता है। तो इसीलिए हम लोग sp3 p ऑर्बिटल वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, जब हम लोग हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं तो इस केस में जैसे एक चीज़ बस ध्यान रखना होता है कि हाइपर कंजुगेशन हम लोग केवल पाई बॉन्ड के केस में, पॉजिटिव चार्ज के केस में या रेडिकल के केस में अप्लाई करेंगे। कभी भी हम लोग नेगेटिव चार्ज लोन पेयर के केस में इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे होते। इस एक पॉइंट का थोड़ा हम लोग को अपने सिलेबस के अंदर ध्यान रखना होता है। सेकेंड पॉइंट नोट कर लो, ऑपरेट्स ओनली इन operates only in case of positive charge, pi bonds and radicals and radicals। ऐसा क्यों होता है उसका डिस्कशन जस्ट अगले पॉइंट से समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, हाइपर कंजुगेशन
hyper conjugation can take place can take place only when alpha hydrogen और इस पार्ट को अंडरलाइन करके रखना is present in the molecule is present in the molecule। हाइपर कंजुगेशन केवल तभी होगा जब पूरे मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। और ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये जैसे ही डिस्कस करेंगे तो ये ऊपर जो सेकंड पॉइंट अभी मेंशन किया है तुम लोगों को, इस पॉइंट का मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन जब मेंशन करते हैं तो उसके लिए हम लोग को पहले अल्फा कार्बन मेंशन करना होता है, क्योंकि तुम लोग को याद होगा जब हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन मेंशन कर रहे थे तो बोला था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन का जो डिग्री है वो हम लोग एक्चुअल में कार्बन के डिग्री से ही कंसिडर करते हैं। कोई भी कार्बन का जो डिग्री होगा उससे अटैच्ड हाइड्रोजन का डिग्री भी हम लोग सेम लेके चलते हैं। तो 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन 3 डिग्री हो गया, 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन 2 डिग्री हो गया, इस टाइप से कंसिडर करते हैं। इसमें जैसे इस कंडीशन का ध्यान रखना, जब भी कोई कार्बन एटम sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये बहुत ज़रूरी कंडीशन है। जब भी कोई कार्बन एटम sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उस केस में उससे अटैच्ड जो भी कार्बन एटम sp3 रहा, तब हम लोग इस कार्बन एटम वाले पार्ट को अल्फा कार्बन बोलेंगे। फिर से एक बार बोल रहे इस चीज़ को, जब भी कोई कार्बन एटम sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ तो उससे अटैच्ड sp3 कार्बन एटम को हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। अगर sp sp2 से अटैच्ड कार्बन sp3 नहीं रहा तो उसको हम लोग अल्फा कार्बन नहीं बोल सकते, ठीक है। और उसके बाद इस sp3 वाले पार्ट से अटैच्ड या इस अल्फा कार्बन वाले पार्ट से अटैच्ड अगर कोई हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग इस हाइड्रोजन वाले पार्ट को फिर आराम से अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं। मतलब एक sp या sp2 कार्बन से अटैच्ड sp3 कार्बन होना चाहिए और उस sp3 कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन होना चाहिए, तब जाके हम लोग आराम से वहाँ पे टर्म अल्फा हाइड्रोजन मेंशन कर सकते हैं। और ये जो कंडीशन है नीचे वाला पार्ट sp sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस कंडीशन में पॉइंट यही होता है कि sp sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट इन जनरल जो डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ एग्जिस्ट करता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ एग्जिस्ट करता है, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ एग्जिस्ट करता है, या फिर कार्बन रेडिकल के केस में एग्जिस्ट करता है। मतलब इन 5 केसेस में हम लोग के पास ये sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट नॉर्मली एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए हम लोग नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर के केस में sp sp2 हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली नहीं निकाल पाते। अगर नहीं निकाल पाते तो उस केस में वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट भी नहीं करता, ऐसा हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। तो इसीलिए सेकेंड पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखने का होगा। नोट कर लो डायग्राम। और इसी कंडीशन के ऊपर हम लोगों को केवल ये आइडेंटिफाई करना होता है कि मॉलिक्यूल में कितना हाइपर कंजुगेशन होगा। ये डायग्राम नोट कर लो और नीचे एक और पॉइंट भी नोट कर लो। और ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखना, डिग्री ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरा जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ हम लोग हाइपर कंजुगेशन का कंसिडर कर सकते हैं।
नोट कर लिया? चलो भाई, नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। जैसे डिग्री ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा बस उसको काउंट करना होता है। और जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइपर कंजुगेशन होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अभी सीरीज ऑफ प्लस एम, सीरीज ऑफ माइनस एम, तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग सीरीज का मतलब केवल स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन, बेसिकली डिग्री ऑफ हाइपर कंजुगेशन से रिलेट करते हैं या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से रिलेट करके रखते हैं। और यहाँ पे नॉर्मली जैसे इधर भी नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन और प्लस हाइपर कंजुगेशन होता है, मतलब प्लस एच सी या माइनस एच सी होता है। लेकिन हम लोग के सिलेबस में केवल प्लस हाइपर कंजुगेशन ही है। माइनस हाइपर कंजुगेशन का दो केस है जो हम लोग को डिस्कस करना होता है, वो हम लोग आगे कहीं डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग उसको डिस्कशन में यूज़ नहीं करते हैं। जब भी हाइपर कंजुगेशन होगा तो केवल प्लस हाइपर कंजुगेशन कंसिडर करते हुए काम करना। तो एक क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द degree of hyperconjugation. Find the degree of hyperconjugation. ट्राई करो इतने क्वेश्चंस, फिर और क्वेश्चंस देंगे।
अब जिन लोगों का सवाल सॉल्व हो गया अपना हाथ रेज कर लो तो मालूम पड़ जाएगा, डिस्कशन शुरू कर लेंगे। पहले एक काम करते हैं, शुरू का 5 क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। पहले वाले केस में 0 हाइपर कंजुएशन, दूसरे में 0 हाइपर कंजुएशन, थर्ड में सॉरी हाँ ठीक है, थर्ड वाले में 3, फोर्थ वाले केस में 6, फिफ्थ वाले केस में 12। इन 5 क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो, 1 से लेके 5। 4 नंबर। 4 नंबर नहीं क्वेश्चन नहीं, नंबर। हाँ सोनाली, कोई डाउट है? 5, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 अगर कंसिडर करें तो 2 कार्बन दे रखा और इस पे CH3, CH3, CH3 और CH3 दे रखा। तो इस केस में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इधर जो लेफ्ट साइड में कार्बन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 कार्बन से अटैच्ड sp3 कार्बन है, नीचे भी sp3 कार्बन है, लेफ्ट साइड में भी दोनों sp3 कार्बन है। तो इसका मतलब अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, और हर एक पे कितना हाइड्रोजन से 3 3 हाइड्रोजन, तो टोटल मिला के 12 हाइपर कंजुएशन हो जाएगा। ठीक है, आगे ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में 10, 7 वाले पार्ट में 9, 8 वाले पार्ट में 1, 9 नंबर वाले पार्ट में 4, और 10 नंबर वाले पार्ट में 2। 6 से लेके 10 तक में कोई डाउट है तो पूछ लेना। ये क्या बोलती रहे समझ ही नहीं आता है, जोर से बोल। सर सर 9। 9, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट को अलग से बना ले रहे हैं। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ये sp2 कार्बन हो गया, पहला चीज। इससे अटैच्ड अपने पास 2 कार्बन है, दोनों को मार्क कर रहे हैं ब्लू कलर से। ठीक है, ये दोनों के दोनों कार्बन sp3 कार्बन है, तो इन दोनों के दोनों कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोल सकते हैं। और अल्फा कार्बन वाले पार्ट में राइट साइड में 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, लेफ्ट साइड में 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को समझना सीखो ढंग से, बहुत आराम से तुम लोगों को पहले दिन प्रैक्टिस कराया था। हाँ, और कोई डाउट 6 से लेके 10 तक में? जल्दी बोलो, 6 से 10 तक में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है 6 से लेके 10 तक में? बढ़िया भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 11 से आगे का डिस्कशन करते हैं। पहले वाले केस में 12, दूसरे वाले केस में 4, तीसरे वाले केस में 3, चौथे वाले केस में 1। इसमें तो डाउट होना चाहिए, पहले ट्राई कर लो।
14 सर। ओके, सीधा 14। 14 तो आसान है यार, चलो ध्यान दो। ओके, एक सेकंड, पहले 14 देख लेते फिर 11 पे आते हैं। जैसे अगर मान लो हम लोग बेंजीन रिंग की बात करें, तो बेंजीन वाले पार्ट में हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, क्योंकि बेंजीन में हर जगह पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो हर एक कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, तो इस केस में इस कार्बन से अटैच जिसको मार्क किया, ठीक है, उस कार्बन से अटैच जो ऊपर वाला कार्बन है, रेड कलर से जिसको डॉट कर रहे हैं, ये कार्बन तो sp3 है, और इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन दिख रहा, तो अल्फा कार्बन रेड वाला कार्बन हो गया, और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन एक ही है, इसका मतलब एक हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ ऐसा दे रखा है। हाँ, इसी में क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान दो, जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो हम कार्बन कार्बन मेंशन कर रहे हैं। यहाँ एक कार्बन है, उसके आगे एक कार्बन है, बाद में एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, उसके अलावा CH3, CH3, CH3 और CH3 वाला पार्ट है, और इन सब के अलावा यहाँ पे CH था, यहाँ भी CH था। तो जैसे अगर हम लोग कंडीशन के हिसाब से काम करें, तो कंडीशन में मेंशन किया था sp2 कार्बन से अटैच्ड sp3 कार्बन चाहिए। तो sp2 वाला पार्ट, तो ये चार कार्बन sp2 है, चारों के चारों sp2 है, तो इन चारों में से कोई भी अल्फा कार्बन नहीं होगा। sp2 से अटैच्ड sp3 कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। तो इन चारों sp2 से अटैच्ड ये जो बाहर वाले कार्बन्स हैं जिनको मार्क कर रहे हैं हम, ये सारे के सारे कार्बन्स sp3 हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे कार्बन्स अल्फा कार्बन हो जाएंगे, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तो कितना हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट साइड में 3, फिर 3, राइट साइड में 3 और 3, टोटल कितना हो जाएगा 12। समझ आया सोनाली? ये सोनाली समझ आया? यार तू क्या बोल रही है, आवाज ही नहीं आ रहा। खाना नहीं खाई है क्या आज? ये तेरा मोबाइल खाना नहीं खाया है? बहुत धीरे आवाज आ रहा है भाई, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चलो, एक तो तुम्हारा ये इतना क्वेश्चन जो करा है तो है ही, इसके अलावा तुमको जो वर्कशीट भेजा उसमें से हम बता रहे हैं कि तुमको क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वर्कशीट वाले पार्ट में जो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है, उस मतलब कौन कौन सा वर्कशीट सॉल्व करने लायक है, उसका आंसर, उसका नंबर मार्क कर लो, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन भी करेंगे। वर्कशीट में एक तो तुमको सारा वर्कशीट दे रखा है, ठीक है, 1 से लेकर 24 तक का वर्कशीट दे रखा है। तो अभी इंजीनियरिंग वालों को, जैसे तुम्हारा जो दूसरा बैच है उसमें भी कल बोला था कि वर्कशीट देंगे, वो वर्कशीट हम अलग से बनवा के दे रहे हैं। उस वर्कशीट में तो कुछ क्वेश्चंस रहेगा, बट उसके अलावा हम लोग का ये जो दूसरा वर्कशीट है, मतलब ये कंप्लीट जो वर्कशीट का पूरा सेट है, इसमें से तुमको कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना है। जैसे वर्कशीट नंबर 20 ट्राई करना है, वर्कशीट नंबर 20, फिर उसके बाद वर्कशीट नंबर 21, और 21 बहुत अच्छे से ट्राई करना है, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 21, उसके बाद 22, 23, ठीक है, इतने वर्कशीट ट्राई करके आना, ठीक है। इतने वर्कशीट ट्राई करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से इसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, जो एक्चुअल में सबसे मेन टॉपिक है, मतलब जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब को डिस्कस करने के लिए अभी तक हम लोग सारा का सारा चीज़ पढ़ रहे थे। तो उसके बाद अप्रोक्सीमेटली हमको लगता है कि 10 से 12 घंटा मतलब केवल क्वेश्चंस चलेगा। मतलब अब हमको ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं पढ़ाना है, केवल क्वेश्चंस कराने हैं। तो तुम्हारा एक काम होगा, जो शुरू से अभी तक पढ़ाया तुम लोगों को, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद से, इंडक्टिव इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इन सब को बहुत ही प्रॉपरली देख लेना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि इन टॉपिक्स में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर तुम्हारा जीओसी अच्छा होगा तो हो सकता है क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा हो सकता है, बट अगर जीओसी खराब होगा तो क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब होगा ही होगा, ये बिल्कुल फिक्स बात है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि 6 नंबर में डाउट है इसको। अच्छा, 6 नंबर डिस्कस नहीं किया था क्या? चलो ठीक है, एक बार 6 नंबर देख लेते हैं। सोनाली को 6 नंबर में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा ऐसा स्ट्रक्चर। हाँ, तो इसमें जैसे यहाँ पे sp2 कार्बन दिख रहा डबल बॉन्ड वाला, तो sp2 कार्बन से अटैच्ड हम लोग के पास 4 sp3 कार्बन है।
केवल हम लोग sp2 कार्बन से अटैच्ड की बात करेंगे, उसके आगे वाले पार्ट की बात नहीं करेंगे। मतलब ये जो ब्लू वाले कार्बन्स हैं इनकी बात नहीं करेंगे। sp2 से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा से अटैच जो भी कार्बन होगा उस चीज़ को फिर हम लोग बीटा कार्बन बोलना शुरू करते हैं। तो अपने पास टोटल 4 अल्फा कार्बन्स है, और एक पे 3 हाइड्रोजन है, नीचे वाले पार्ट पे भी 3 हाइड्रोजन है, और बाकी बचे केसेस में 2-2 हाइड्रोजन है। मतलब टोटल 3 3 6 और 4 10 हाइपर कंजुगेशन होगा। समझ आया सोनाली? ठीक है, तो जैसे इस चीज़ का ध्यान रखना, वो जीओसी का जो हम लोग का एप्लीकेशन होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उस चीज़ को करने के बाद हम लोग क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट का रिएक्शन मैकेनिज्म सीख सकते हैं। अगर जीओसी अच्छा हुआ तो हो सकता है कि क्लास 12 का रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छा हो, चांसेस है कि अच्छा ही रहेगा अगर जीओसी ढंग से प्रैक्टिस कर रखे होंगे तो। बट अगर जीओसी खराब होगा तो क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल रटने लायक बन जाएगा तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम का। कंपटीशन के लायक बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा लोगों का दो ही जैसा होता है, इधर बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीच वाला कोई फंडा नहीं आता कि ठीक ठीक है, ऐसा ठीक ठीक किसी का नहीं होता। इधर बहुत अच्छा रहेगा या बहुत खराब रहेगा। तो इसलिए अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ाई तुम लोगों को थियोरेटिकली, उन सबको आराम से ढंग से करके रखना, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब डिस्कशन करें तो वो सारे के सारे पॉइंट ध्यान हो। और तुम लोगों को जो टाइम टेबल है वो शायद से मिल गया होगा, टेलीग्राम चैनल के थ्रू तुम लोग डाउनलोड कर लिया होगा, तो उसमें देख लेना। अगले वीक में 2 दिन क्लासेस हैं तुम्हारी, हम बता भी दे रहे हैं। तुम्हारी 2 दिन क्लासेस हैं, थर्सडे को और सैटरडे को, और जानबूझ के हम सफिशिएंटली तुम लोगों को टाइम दिए हैं करने का, ताकि 3-4 दिन तुम लोग जीओसी वाले पार्ट को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। क्योंकि और भी तुम्हारी क्लासेस चल रही है, होमवर्क और मिलना शुरू हो ही जाएंगे, तो इसलिए हम चाह रहे थे कि तुम्हारे पास जीओसी पढ़ने का एक सफिशिएंट टाइम हो। 1.5 घंटे का क्लास होगा, फिर 1.5 घंटे का क्लास होगा, तो 3 से 4 लेक्चर में आराम से हम लोग का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी एप्लीकेशन वाले पार्ट है 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद कुछ हो सकता है छोटे छोटे टॉपिक्स हों, उससे कोई हम लोग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने का है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं इस चीज़ को। ये जो नोट्स है ये तुम लोग को हम भेज देंगे वैसे, और ख़ुद भी तुम लोग देख लेना। अगर ऑनलाइन अपलोड करना है तो ऑनलाइन भी हम अपलोड कर देते हैं, वहाँ से भी अगर किसी को देखना हो तो आराम से देख सकते हैं। वैसे तुम लोग का जो ग्रुप है रांची वाला, इसका चैनल हम या इसका ग्रुप हम रांची, ये क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे बना दे रहे हैं क्या कि ताकि उधर मैसेज कन्वे करना हम लोग के लिए आसान रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। सर। हाँ बोलो सोनाली, ए सिमी बोलो। सर हम लोग का नोमेनक्लेचर पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, क्या क्या हो गया है? चलो ठीक है, जैसे नोमेनक्लेचर पूरा नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है